हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डांडी के बारे में। डांडी और डांडी मार्च भी आप कह सकते हैं, और आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं दोस्तों कि गांधी जी जो हैं वो डांडी मार्च कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? मार्च 1930। ठीक है, 1930 इंपॉर्टेंट है और ये अप्रैल तक चला था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे हो गई एमसीक्यू के लिए। डेट्स हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको याद रखनी होगी। तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे मैं एक दो लाइन आपके लिए फिर से रीड कर दे रहा हूँ कि पार्टिसिपेंट्स वुड टेक अप, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी, पार्टिसिपेंट्स वुड टेक अ प्लेज अफर्मिंग दैट इट वाज द इनएलिनेबल, मतलब ऐसा है जो कोई छीन ही नहीं सकता, राइट ऑफ द इंडियन पीपल एज ऑफ एनी अदर पीपल टू हैव फ्रीडम एंड टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर टॉयल, एंड दैट इफ एनी गवर्नमेंट deprives a people of these rights and oppresses them, the people have a further right to alter it or abolish it। तो ये स्टेटमेंट्स गांधी जी ने दिए थे। दांडी में देखते हैं क्या हुआ। सून आफ्टर, वो जो प्लेज ली उसके बाद, सून आफ्टर द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस इंडिपेंडेंस डे, जो प्लेज ली थी, कब ली थी? 1929 में। महात्मा गांधी अनाउंस दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिसलाइक्ड लॉज इन ब्रिटिश इंडिया, which gave the state a monopoly in the manufacture and the sale of salt। तो जब लाहौर सेशन हुआ 1929 में, जिसके जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो माहौल बदल गया था भारत का। ठीक है, अब हमें पूरी आजादी चाहिए थी, पूरी आजादी। गांधी जी ने डिसाइड करा कि मैं अपना नेक्स्ट नेक्स्ट मूवमेंट लॉन्च करूंगा। और माहौल भी ऐसा था, साइमन कमीशन का माहौल, सोशलिज्म का माहौल, है ना, थोड़ा सा 1920 से 1930 में क्या चल रहा है वो थोड़ा सा समझा रहा हूँ। काफी टाइम हो गया था गांधी जी ने कोई मूवमेंट लॉन्च नहीं करा था, काफी ज्यादा स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल में ट्रूस काफी ज्यादा हो गई थी गांधी जी के हिसाब से। अब टाइम था थोड़ा सा स्ट्रगल करने का दोस्तों, है ना। तो स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल में स्ट्रगल करेंगे अब थोड़ा। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो गांधी जी ने चुना सॉल्ट को, नमक को। नमक को क्यों चुना, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो गांधी जी ने नमक चुना। वैसे किसी को पता है कि गांधी जी ने नमक क्यों चुना था तो ये वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गांधी जी ने डिसाइड करा कि मैं उस लॉ को तोड़ूंगा जो बिल्कुल ही एक मतलब जस्टिस, अनजस्ट लॉ आप कह सकते हो उसको। ठीक है, वो लॉ था कि नमक को ना सिर्फ सरकार बना सकती है। लॉ ये था कि सिर्फ सरकार ही नमक को बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। तो इससे गरीबों का काफी ज्यादा नुकसान होता था, राइट। गांधी जी ने बोला कि गरीबों क्या, क्या सबका ही नुकसान होता था। बाकी सारी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी सॉल्ट के बारे में। और गांधी जी ने बोला कि मैं सॉल्ट लॉ जो है उसको तोड़ूंगा। ठीक है, सॉल्ट लॉ को तोड़ने का आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। मोनोपोली, सिर्फ सॉल्ट को बनाना, नमक को बनाने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास था। गांधी जी ने बोला ये अधिकार सबके पास होना चाहिए, राइट। तो गांधी जी ने बोला सबसे पहले मैं ही ये लॉ तोड़ूंगा, फिर बाकी सारे लोग तोड़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों ये क्या हुआ, काफी इंपॉर्टेंट चीज हुई। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हिज पिकिंग ऑन द सॉल्ट मोनोपोली was further was another illustration of Gandhi's tactical wisdom। तो देखिए गांधी जी ठीक है, एक अच्छे इंसान तो थे लेकिन एक स्मार्ट आदमी भी थे। वो वो समझते थे कि किस पॉइंट को लेके मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो नमक ऐसा मुद्दा था दोस्तों जो जो एक सॉलिड बेस की तरह एक्ट करेगा दोस्तों। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे सॉलिड बेस की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पे भी थोड़ा सा चीज लिखी हुई है कि फॉर इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड सॉल्ट वॉज इंडिस्पेंसिबल, yet people were forbidden from making salt even for domestic use, compelling them to buy it from shops at a high price। तो सबको पता है आज भी नमक यूज होता है, राइट। वैसे तो नमक कम खाना चाहिए, बीपी वगैरह बढ़ जाता है, लेकिन नमक थोड़ा तो यूज होता ही है, राइट। और नमक थोड़ा सा जरूरी भी होता है बॉडी का, सोडियम क्लोराइड ये सब रेशियो मैनेज करने के लिए। तो आपको कभी देखा होगा कि डिहाइड्रेशन जब होता है तो नमक डाल के पानी वगैरह पिलाते हैं, और डिहाइड्रेशन में काफी हेल्प करता है, डायरिया टाइम में काफी हेल्प करता है। तो वो सब भी चीजें हैं। तो बेसिक बेसिक नेसेसिटी है, सिंपल सी बात है, खाना बनेगा तो नमक तो डलेगा ही, चीनी भले ही ना डले। अब ये नमक लेने के लिए लोगों को सरकार के पास जाना पड़ता था। ये नमक लेने के लिए भी सरकार के पास, खुद नहीं बना सकते नमक। मतलब आपके सामने समुंदर है और समुंदर में नेचुरल नमक बन रहा है,
तब भी आप खुद नमक नहीं बना सकते, आपको सरकार से लेना पड़ेगा, ये लॉ था। क्योंकि सरकार अपना फायदा देख रही थी, है ना। स्टेट मोनोपोली ओवर द सॉल्ट वॉज डीपली अनपॉपुलर। बाय मेकिंग इट हिज टारगेट, गांधीजी होप टू मोबिलाइज अ वाइडर डिसकंटेंट अमंग द ब्रिटिश रूल। नमक दोस्तों अगर आप देखो तो ऐसी चीज हो गई कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कुछ भी हो, छोटा आदमी बड़ा आदमी, आपको नमक तो इम्पैक्ट करता है। ठीक है, नमक तो इम्पैक्ट करता है। तो गांधी जी ने बोला कि इसमें ना कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, सारे लोग मेरे साथ आ जाएंगे, औरतें भी मेरे साथ आएंगी, कोई ऐसा नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिली। इवन आप समझो तो सॉल्ट जो है वो तो यूनिवर्सल चीज है ना। मतलब ठीक है, खाने अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन नमक तो सब जगह ही डलता है ना। कम ज्यादा तो कह सकते हो। हाँ, भारत में काफी नमक डलता है, एग्री करेंगे हम सब, लेकिन सब कंट्रीज में नमक तो डलता है, तो इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पे एक टॉपिक भी दे रखा है नीचे, वाई सॉल्ट सत्याग्रह। दोस्तों इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि सब वाई सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट को क्यों चूज करा दोस्तों, वो सब चीजें। अभी ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। वेयर मोस्ट इंडियंस अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी चैलेंज, ब्रिटिश राज अपेरेंटली डिड नॉट। तो सॉल्ट सत्याग्रह शुरू करने से पहले गांधी जी ने इरविन को, लॉर्ड इरविन, जो वॉइस रॉय थे, उनको बोल दिया था मेरी ये 11 शर्तें हैं, आप मान लो, मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं करूंगा। ठीक है। उसमें से एक शर्त थी कि सॉल्ट हमें खुद बनाने देना चाहिए, आपको मोनोपोली खत्म कर देनी चाहिए। अंग्रेजों ने कुछ नहीं माना। लॉर्ड इरविन ने तो मतलब शायद लेटर पढ़ा भी नहीं, है ना। बड़े अच्छे शब्दों में गांधी जी ने लिखा था लॉर्ड इरविन को लेटर। तो अंग्रेजों ने माना नहीं, और अंग्रेजों ने मजाक उड़ाया कि भाई ये सॉल्ट सत्याग्रह ये क्या चीज है, मतलब कर क्या लोगे इससे। ठीक है, इसका कोई मीनिंग क्या है, आपके साथ कोई जुड़ेगा ही नहीं, सिर्फ गांधी जी जाएंगे और अकेले ही, कोई उनका साथ भी ना दे शायद। तो अंग्रेजों का तो ये मानना था। ठीक है। ऑल्दो गांधी हैड गिवन एडवांस नोटिस ऑफ हिज सॉल्ट मार्च टू द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन, तो जो मैंने अभी बात कही, इरविन फेल टू ग्रैस्प द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्शन। लॉर्ड इरविन मतलब पढ़ा लिखा आदमी, तेज चतुर, है ना। तो समझ ही नहीं पाया कि यार ये नमक से क्या ऐसा हो जाएगा, है ना, क्या कर क्या लेंगे ऐसा। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी निकल लिए 78 लोगों के साथ। ही बिगेन वॉकिंग फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती टुवर्ड्स द ओशन, समुद्र की तरफ चले। साबरमती कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन 3 weeks later, making a fistful of salt as he did, and thereby making himself a criminal in the eyes of the law। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखो 3 weeks एग्जैक्टली, साबरमती और डांडी जो जगह है उसमें कितना डिस्टेंस है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ये चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों, चीजें इंटरेस्टिंग बनाती है, और हमारा आंसर भी सुधरता है। देखो आंसर में अगर आप किलोमीटर लिख दिए या माइल्स लिख दिया और इतने टाइम में पहुंचे, इसका इम्पैक्ट अलग होता है। आई होप आप समझ पा रहे हो बातें कहना, राइट। तो आप यहाँ देखो, गांधी जी क्रिमिनल बन गए। क्रिमिनल कैसे बन गए, क्योंकि लॉ खुद बनाना अलाउड नहीं था, लॉ को सिर्फ, सॉरी, सॉल्ट बनाना अलाउड नहीं था, सॉल्ट को सिर्फ सरकार बना सकती थी। गांधी जी ने खुद सॉल्ट बनाया, क्रिमिनल बन गए। मीनवाइल पैरेलल सॉल्ट मार्चेस वर बीइंग कंडक्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। याद रखिए दोस्तों, सॉल्ट मार्च तो ठीक है गांधी जी का एक था, लेकिन सॉल्ट मार्च जैसा, ये तो गांधी जी ने गुजरात और उस रीजन में किया, पूरे के पूरे भारत में सॉल्ट मार्च चल गए दोस्तों। साउथ इंडिया में इधर उधर हर कोई सॉल्ट मार्च कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स थे। यूपीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको 5-6 नाम याद करने चाहिए, राइट। तो गांधी जी उनमें से, उन्होंने शुरू करा, पूरे भारत में सॉल्ट मार्च चल गया। मतलब हर यात्रा निकाल रहे हैं लोग सॉल्ट मार्च के लिए। ठीक है, और समुद्र के पास जा रहे हैं, अपना सॉल्ट बना रहे हैं। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोस्तों शुरू हो गया। एज विद नॉन कॉपरेशन अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियली सैंक्शन नेशनलिस्ट कैंपेन, देयर वर न्यूमरस अदर स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटेस्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखने होंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और क्या क्या हुआ। अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, peasants breached the hated colonial forest laws that kept them and their cattle out of the woods in which they had once roamed freely। दोस्तों, फॉरेस्ट एक्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का। ठीक है, तो फॉरेस्ट एक्ट हम यूपीएससी में भी पढ़ते हैं 1927 का। जब यूपीएससी के लिए अगर आप पढ़ो, या वैसे ही अगर फॉरेस्ट वगैरह में पढ़ो तो भी आप पढ़ते हो। बड़ा ही अच्छा एक्ट था वैसे तो, सही बताऊं ना। लेकिन ये, इसकी दो बुराइयां थी। एक तो अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है,
और दूसरी बुराई ये थी कि टॉप डाउन पुट था ये। ठीक है, मतलब ऊपर से जब आप कोई लॉ बनाते हो ना, तो आपको लोगों को समझाना पड़ता है। अगर आप इम्पोज कर दोगे, लोगों के सर पे लॉ मार दोगे ना, तो उनको समझ में नहीं आने वाला ये। ठीक है, तो लॉ सर पे मारा गया था, फॉरेस्ट एक्ट। तो अंग्रेजों का पर्पस ये था कि, वैसे तो आप पढ़ लेना, अंग्रेज का ओवरऑल पर्पस था कि फॉरेस्ट की जमीन जो है वो फिक्स हो जाएगी, है ना। और वो जब जमीन फिक्स हो गई तो उस पे ये नहीं होगा कि कोई भी किसान आया, उसने अपनी गाय वगैरह भैंस लाया, और वो गाय भैंस बकरी वगैरह लाया और पूरा का पूरा चरा दिया, है ना, पूरी फील्ड खराब कर दी। ये सब नहीं होने वाला। तो फेंसिंग वगैरह भी कर दी, काफी जगह तो अलाउड ही नहीं करा कि यहाँ पे आप आ ही नहीं सकते। किसानों को बोल दिया यहाँ पे आप आ ही नहीं सकते, अगर आओगे तो फाइन लगा देंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह लोकेट कर दिए, है ना। आज भी ये फॉरेस्ट एक्ट 1927, वैसे तो और भी एक्ट आ गए, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स है दोस्तों, अभी भी फॉलो होता है फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो इसीलिए मैं इस लॉ की थोड़ी सी तारीफ भी कर रहा था। आपकी कोई फॉरेस्ट ऑफिसर में दोस्त हो तो, या कोई फैमिली में हो, तो उनसे बात करना, आपको पता चलेगा इस लॉ के बारे में। तो ये लॉ ले आए थे 1927 में, तो मतलब पूरे भारत में लॉ लग गया था। तो किसान परेशान थे, बोलते ये क्या आ गया ये, मतलब क्या लॉ है, क्या इतनी सारी फॉरेस्ट है, आप क्या बचाना चाह रहे हो, है ना। लेकिन अंग्रेजों का पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें कि बचना चाहिए फॉरेस्ट, है ना। साथ साथ में थोड़ा सा अंग्रेजों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू था, थोड़े से हमें जंगल काटने हैं, है ना, लकड़ी मिलनी चाहिए, लकड़ी से हम डेवलपमेंट करेंगे। तो वो सब बातें थी। लेकिन एनीवेज आपको ये समझना होगा कि कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज बिल्कुल पसंद नहीं थे भारतीयों को, स्पेशली किसानों को। ठीक है, आपने वो मूवी भी देखी होगी विद्या बालन की, है ना, शेरनी, जिसमें फॉरेस्ट लॉज बने हुए थे कि वहां पे चराना अलाउड नहीं है ना। वो भी इसी लॉ के थ्रू आया है ना। तो ये सब चीजें, तो बात ये थी कि किसानों को मौका मिल गया कि अब हम ये जो फॉरेस्ट लॉ है इसे तोड़ेंगे। ठीक है, और हमारी जो गाय भैंसे हैं वो सब जाएंगी वुड में। ठीक है, इन सम टाउन्स क्या हुआ फैक्ट, तो देखिए डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया पूरे इंडिया में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। राइट। तो मतलब ये थी कि ऊपर से डायरेक्शन थी कि गांधी जी की, कांग्रेस लीडरशिप की, कि आपको ये चीजें करनी है, आपको सॉल्ट लॉ तोड़ना है ना। और आपको स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, लॉयर्स को अपनी जॉब्स नहीं करनी, ये सब ऊपर से डायरेक्शन थी। साथ साथ में आप देखोगे कि डिफरेंट रीजन्स में जो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी, लोगों ने वो फॉलो करी। जैसे काफी सारे टाउन्स में क्या हुआ कि फैक्ट्री वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, लॉयर्स ने ब्रिटिश कोर्ट्स को बॉयकॉट करा, स्टूडेंट्स ने बोला कि गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन में हम नहीं जाएंगे। एज इन 1920-22, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टाइम था। नाउ गांधी जी कॉल had encouraged Indians of all classes to make their own discontent with colonial rule. ठीक है, as in 1922 2022, now too Gandhiji's call had encouraged Indians of all classes इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वर्ड आपको भी एग्जाम में लिखने हैं, टू मेक मैनिफेस्ट देयर ओन डिसकंटेंट। तो जिसका जो जो प्रॉब्लम है वो निकाल के लाओ। राइट। रूलर्स रिस्पॉन्डेड बाय डिटेनिंग दी डिसेंडर्स। तो अंग्रेज तो यही करते थे, जो लॉ तोड़ेंगे उनको हम अरेस्ट कर लेंगे। इन द वेक ऑफ सॉल्ट मार्च 60,000 इंडियन को उन्होंने अरेस्ट करा, गांधी जी भी उनमें से एक थे। तो दूसरी बार जेल गए गांधी, है ना, आगे भी जाएंगे। ठीक है, द प्रोग्रेस ऑफ गांधीज मार्च टू द सी शोर कैन बी ट्रेस फ्रॉम द सीक्रेट रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिशियल्स डिप्यूटेड टू मॉनिटर हिज मूवमेंट्स। तो सीक्रेट रिपोर्ट्स जो हमें बाद में चल के पता चली हैं, इससे हमें और पता चला है कि गांधी जी के बारे में सरकार क्या सोचती थी। These reproduce the speeches he gave at the villages en route, in which he called upon local officials to renounce government employment and join the freedom struggle. एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये होता था गांधी जी का कि जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे को गांव गांव में विजिट करना है। छोट मतलब छोटा से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा मतलब इकोनॉमी टर्म्स में, है ना। इकोनॉमी टर्म्स में छोटा आदमी मतलब जिसके पास पैसे कम है, गरीब आदमी है, छोटे से छोटा वो हो गया, बड़े से बड़ा आदमी, रास्ते भर में मुझे मिलेंगे, उनसे मैं बात करूंगा, उनकी प्रॉब्लम समझूंगा और उस पर एक्ट करूंगा। गांधी जी का ये फोकस रहता था हमेशा। और जब मैं जा रहा हूँ साबरमती से डांडी, है ना, साबरमती से जब डांडी में जा रहा हूँ तो रास्ते में काफी लोग मिलेंगे, काफी सारे विलेजेस होंगे, उन सब में नेशनल मूवमेंट का इम्पैक्ट काफी ज्यादा डाल दूंगा। ये गांधी जी का पर्पस रहता था, बहुत ही स्मार्टली वो एक्ट करते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कि वो लोकल ऑफिशियल्स को कहते थे भाई छोड़ो नौकरी वोकरी, बढ़िया नौकरी करना जब हमें आज़ादी मिलेगी। ठीक है, और करी भी आज़ादी के बाद बढ़िया नौकरी लोगों ने। ठीक है, तो
एक यहाँ पे एक और विलेज की बात आती है, इन वन विलेज, वासना की बात है दोस्तों ये। वासना किस जगह पर है, कमेंट सेक्शन में लिखो, वैसे तो बता ही दोगे आप, ऑप्शन ही ज्यादा नहीं है। गांधी जी टोल्ड द अपर कास्ट दैट इफ यू आर आउट फॉर स्वराज यू मस्ट सर्व अनटचेबल्स। तो यहाँ पे देखो ऐसी बात कर रहे हैं गांधी जी, तो देखो साथ साथ गांधी जी फ्रीडम की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, साथ साथ हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उन पे भी वर्क करने की कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल है। तो अपर कास्ट को बोल रहे हैं कि इफ यू आर आउट फॉर स्वराज, अगर स्वराज चाहिए तो आपको अनटचेबल्स को सर्व करना होगा। यू वॉन्ट गेट स्वराज मेनली बाय द रिपील ऑफ द सॉल्ट टैक्सेस और अदर टैक्सेस। ये पॉइंट्स एग्जाम में आपको मेंशन करने हैं, ये अपने इंटरव्यूज में आपको हमेशा मेंशन करने होते हैं, ये गांधी जी को बाकी सबसे सेपरेट बनाता है। राइट, आई होप आप ये समझ भी पा रहे होगे मतलब जो है ना इन चीजों का, कि मतलब ये आपको स्वराज ना सिर्फ ये नमक लौ तोड़ने से नहीं मिलेगा। ये नहीं कि अंग्रेजों को भगा दिया तो हमें स्वराज मिल गया, है ना। असली आजादी तो तब मिलेगी जब सोसाइटी में हमारा एक राम राज्य होगा। राम राज्य का मतलब ये मत समझना कि किसी रिलीजन से एसोसिएटेड। राम राज्य का मतलब है कि जहाँ पे लोग खुश होंगे, थोड़े से हैप्पी होंगे, आइडल टाइप का नहीं होता, एक आइडल टाइप का, आइडियल, आइडल नहीं आइडियल, ठीक है, वैसे टाइप का हमारा स्टेट होगा। ये गांधी जी सोचते थे और लोगों को उस पर वर्क करने के लिए कहा करते थे, ठीक है। तो राम राज्य बनाने की कोशिश करते थे, कि मतलब एक आइडल स्टेट होगा हमारा, ठीक है, जहाँ पे सब लोगों को इक्वल ट्रीट होगा, वुमेन की रिस्पेक्ट होगी, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, ये सब बातें। तो गांधी जी कहा करते थे कि हमें अनटचेबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी रीड करूंगा क्योंकि वही सेम बातें आपको दिखेगी। फॉर स्वराज यू मस्ट मेक अमेंड्स फॉर द रॉन्ग्स विच यू डिड टू द अनटचेबल्स। इसका मतलब है कि आप हजारों सालों से जो गलत करते आ रहे हो अनटचेबल्स के साथ, वो आप करना बंद करना होगा। फॉर स्वराज हिंदू मुस्लिम पारसी सिक्स विल हैव टू यूनाइट। समझ रहे हो? तो स्वराज का मतलब क्या है, कोई आपसे पूछ ले स्वराज का मतलब क्या है, आंसर दोगे आजादी। मतलब जो इंसान अ, होगा ना, मतलब ऐसे आजादी। लेकिन जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो क्लियरली बोलेंगे कि स्वराज का मतलब ये सब भी है, अनटचेबल्स को हमें रिस्पेक्ट देनी है, राइट। हिंदू मुस्लिम पारसी सिख यूनाइट होने चाहिए। दीज आर द स्टेप टुवर्ड्स स्वराज। द पुलिस स्पाइस, पुलिस के जो वो थे स्पाई वगैरह जो लोग थे, है ना, जासूस, reported that Gandhi's meeting were very well attended by villagers of all caste and by women as well as men। तो ये बता रहे हैं देखो सब लोग अटेंड कर रहे हैं, मतलब पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। They observed that thousands of volunteers were flocking to the nationalist cause। Among them were many officials, तो official भी आ रहे हैं, ठीक है, who had resigned from their post with the colonial government। Writing to the government, the district superintendent of police DSP, ठीक है, remarked Mr. Gandhi appeared calm, collected और ही इज गेटिंग मोर स्ट्रेंथ एज ही प्रोसीड्स। तो ये भी बता रहे हैं अंग्रेजों की हवा निकलती जा रही थी जैसे जैसे डांडी की तरफ आ रहे थे, और अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि गांधी जी के साथ क्या करें, उनको अरेस्ट करें, क्या करें, कोई लॉ तो ब्रेक उन्होंने अभी तक करा नहीं है। क्योंकि देखिए वो वॉक कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं सॉल्ट लॉ तोड़ूंगा, लेकिन तोड़ा नहीं है। वैसे करने को कर भी सकते थे अंग्रेज, और इसके बारे में भी गांधी जी ने काफी स्टेटमेंट्स दिए जो आप मेरी सेपरेट वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो अपलोडेड है उसमें आप पढ़ोगे। द प्रोग्रेस ऑफ द सॉल्ट मार्च कैन ऑल्सो बी ट्रेस्ड फ्रॉम अनदर सोर्स। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये चीज आपको डिफरेंट दिखेगी सॉल्ट मूवमेंट में, कि अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम ने कवर करा था इसको। दिस टू बिगिन विद स्कॉन्ड एट गांधी चीज लुक्स। तो सबसे पहले तो उन्होंने गांधी जी को मजाक उड़ाया उनका, राइटिंग विद डिस्टेंस ऑफ हिज स्पाइंडली फ्रेम एंड हिज स्पाइडरी लॉइंस, ठीक है। तो गांधी जी का थोड़ा सा मजाक वगैरह उड़ाया गया, गांधी जी को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उनके उनका मतलब देख के उनका मजाक उड़ाया गया, मतलब कैसे दिखते हैं ये क्या है ना। फिर उनके इस बात का भी मजाक उड़ाया गया कि देखो सॉल्ट मूवमेंट जी, सॉल्ट मूवमेंट का क्या 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 पर्पस हुआ, सॉल्ट मूवमेंट कोई करता है या नहीं करता। तो ये भी एक विचित्र चीजें थी। उनके बोला चरित्र का मजाक उड़ाया गया कि देखो कैसे दिखते हैं भैया ये। तो मतलब पतले दुबले गंदे से, मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है ना, मतलब बाहर के लोग जनरली कहते हैं कि इंडियंस लोग लाइक दिस दैट, है ना, अनटाइडी टाइप। तो अगर उन सब का मजाक उड़ाया गया, ये जो वर्ड लिखे है ना, स्पाइंडली फ्रेम, स्पाइडरी लॉइंस, इनका मतलब यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीजों का मजाक उड़ाया गया, लेकिन गांधी जी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और वही आता है ना बातें, फर्स्ट दे लाफ एट यू, देन दे लिसन टू यू, एंड देन दे फॉलो यू। इसी करके गांधी जी ने भी काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो उन्हीं का आपको दिखेगा। स्पाइडली फ्रेम जो वर्ड लिखा है उसका मतलब होता है ऑफ अ डिस्प्रोपोर्शनेटली
tall or long and thin appearance that often suggest physical weakness. तो उनकी physical weakness का मजाक उड़ाया, ठीक है, कि physically देखो कैसे आदमी है, और ये सब जो बातें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट दे इग्नोर यू, दे, वो जो मैंने अभी आपको बोला था ना, वो गांधी जी ने क्या बोला, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन, है ना, ये बात कही है। फिर से बोल देता हूँ मैं आपको, ये काफी बार ऐसे वगैरह में भी छाप दिया करो ये चीजें, है ना, बाय महात्मा गांधी। फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन। ठीक है, इसको सर्च भी कर लेना, आपको मिल जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट्स याद याद करके रखो, ठीक है। आप अपनी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको वो इग्नोर करते हैं, फिर आप पे हंसते हैं कि देखो ये क्या, इसका क्या होगा, एग्जाम में क्या निकलेगा इसका, है ना, ऐसे वो मजाक उड़ाते हैं, ये करियर में क्या करेगा। फिर आप जब प्रोग्रेस कर रहे हो तो थोड़ा आपको फाइट करते हैं, और तब आप जीत जाते हो, क्योंकि जब आपको आपसे वो फाइट कर रहे हैं तो मतलब आप आपको बड़ा मान रहे हैं ना। तो उसमें चलो इतना नहीं जाते, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्पाइनली फ्रेम, स्पाइडरी लॉयंस, मतलब इनके लोग मजाक उड़ा रहे हैं गांधी जी की बेसिकली। दस इन इट्स फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द मार्च, टाइम वाज डीपली स्केप्टिकल ऑफ द सॉल्ट मार्च रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। वो कहते ये तो पहुंचेगा ही नहीं गांधी जी, ठीक है। इट क्लेम दैट गांधी sank टू द ग्राउंड एट द एंड ऑफ द सेकंड डे वॉकिंग, मतलब गिर गए गांधी जी। The magazine did not believe that the emancipated saint would be physically able to go further. मतलब उम्र भी काफी ज्यादा थी दोस्तों, ठीक है। कब पैदा हुए गांधी जी? गांधी जी पैदा हुए 1869 में। कौन सा सन चल रहा है ये चल रहा है 1930, ठीक है। तो खुद ही देख लो, 61 साल का तो आदमी है, वॉक करके कहाँ जाएगा उस टाइम में, है ना, पतले डंडे से। तो ये पर्सपेक्टिव दोस्तों, ये सब बातें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो 1930 है, अभी तो 1948 वगैरह में देखो गांधी जी क्या क्या करेंगे, है ना। ये तो क्विट इंडिया भी चला देंगे। एनीवेज, यहाँ पे हम आते हैं। बट विद इन अ वीक, एक हफ्ते बाद ही टाइम ने अपना माइंड बदल लिया। द massive popular following that the massive popular following that the march had garnered, wrote Time, had made British ruler desperately anxious। साइड बदल ली टाइम मैगजीन ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, आफ्टर महात्मा गांधी इज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन जनवरी 1931, ये तब की बातें हैं दोस्तों। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, फिर गांधी जी को छोड़ दिया गया था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। कांग्रेस लीडर्स मेट एट अलाहाबाद टू प्लान द फ्यूचर ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे आप राइट टू लेफ्ट अगर देखो, तो राइट टू लेफ्ट अगर यहाँ पे आप राइट टू लेफ्ट में चलो, तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं, फिर जमना लाल बजाज, फिर ये आपको कौन दिख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, है ना। फिर गांधी जी देखो, फिर महादेव देसाई, ये जो है महादेव देसाई, इनको तो पहचानते होंगे आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये हैं भाई पटेल। तो गांधी जी, सुभाष बोस, नेहरू, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, चार लोगों को तो आप पहचानते ही होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकियों को भी आप ध्यान से दीजिए। बाकी जो पीछे बैठे हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। तो गांधी जी हिमसेल्फ, दे नाउ सैल्यूटेड एज अ सेंट, स्टेटमेंट बोल दिया, स्टेटमेंट भी बोल दिया। हु वाज यूजिंग क्रिश्चियन एक्ट एज अ वेपन अगेंस्ट मैन विद क्रिश्चियन बिलीफ्स, ठीक है। हु वाज यूजिंग क्रिश्चियन एक्ट्स एज अ वेपन अगेंस्ट मैन विद क्रिश्चियन बिलीफ्स। बड़ी बड़ी बातें हैं इसके अंदर, बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट बोल दिया गांधी जी को, ठीक है। काफी एक स्टेटमेंट जो होता है, एक स्टेट्समैन जैसे वर्ड होता है, ये काफी एक बड़ा मीनिंग होता है इसका, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा खुद ही पढ़ें। स्टेटमेंट्स वैसे तो करके आपको और भी चीजें दिखेंगे दुनिया में, कि स्टेटमेंट का मतलब होता है कि स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, रिस्पेक्टफुल पॉलिटिकल लीडर या फिगर जैसे होते हैं ना, उनको स्टेटमेंट कहते हैं। अब्राहम लिंकन हो गए ग्रेट, है ना, आप कह सकते हो गांधी हो गए ग्रेट, है ना। ये सब आपको चीजें दिखेंगी। और उन्होंने क्रिश्चियन एक्ट्स, मतलब इसका मतलब काइंड ऑफ ये आप ले सकते हो कि जो अंग्रेजों का वेपन था ना, उनको उन्हीं के वेपन से हराया। देखो अंग्रेज हमेशा मॉरलिटी की बड़े बड़ी बातें करे करते थे, कि हम ये हैं वो हैं, मॉरल हैं, ये है वो है, इंडियंस तो कोई मोरल ही नहीं है इनके। गांधी जी ने उनके मोरल यहाँ पे लाके सामने खड़े कर दिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो और आप देखो तो अ, गांधी जी इमैनुअल कांत को फॉलो करते थे, ठीक है। इमैनुअल कांत के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कभी पढ़ लेना। तो
गांधी जी की ये चीजें आपको दिखेंगी। तो क्रिश्चियन एक्ट से उन्होंने क्रिश्चियन एक्ट एज अ वेपन अगेंस्ट मैन विद क्रिश्चियन बिलीफ्स। तो ये चीजें हैं गांधी जी ने करी, और काफी सक्सेसफुल था सॉल्ट सत्याग्रह, काफी सक्सेसफुल। आप इन चीजों को सिर्फ इस बेसिस पे जज ना करें कि हाँ आजादी नहीं मिली, हाँ जी भगत सिंह को नहीं बचा पाए, तो इसके बेसिस पे आप चीजें जज नहीं कर सकते। आई होप मैं आपको क्लैरिफाई कर पाया कि इसके इम्पैक्ट क्या थे। भारत वर्ल्ड स्टेज पे आया, आजादी की भावना जो थी वो जगह जगह फैली, अनटचेबिलिटी कम हुई, जो लोग थे डिफरेंट बिलीफ्स के वो साथ आए, वुमेन घर से बाहर निकल के आई, सॉल्ट की इंपॉर्टेंस हुई, सॉल्ट पे टैक्स जो था इतना ज्यादा वो खत्म हुआ, ठीक है। और लोग बाइंड हुए, मल्टीपल पॉइंट्स ले सकते हो आप, है ना, मल्टीपल पॉइंट्स आपने यहाँ पे देखे। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम डायलॉग्स थोड़े से देखेंगे, मतलब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातें होंगी उसको देखेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।